मैं बोल रही थी जो हमने आपने बताया ना N है। देखो हम स्टडी के लिए किसी एक अमीनो एसिड को हमने चुना है, ठीक है। उस अमीनो एसिड के पहले और बाद के अमीनो एसिड हम अपनी उस स्टडी में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम n कंसिडर कर लेंगे और हम ये देखेंगे कि उससे पहले इतने सारे अमीनो एसिड हैं, उसके बाद इतने सारे अमीनो एसिड हैं, तो उसकी पोजीशन जो है वो कहां पर है, ठीक है। पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में है या मतलब स्टार्टिंग की तरफ है या बाद की तरफ है, ठीक है। तो रैंडमली किसी भी अमीनो एसिड पे अगर हमें देखना है उसकी पोजीशन क्या है, तो उसको n मान के उससे पहले वाले में n-1 n-2 इस टाइप से कर सकते हैं, आगे वाले में +1 +2 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें प्रॉपर उसकी सीक्वेंसिंग हो रखी है तब तो हमें पता ही चल जाता है कि n इक्वल टू व्हाट, n है क्या, ये तो हमें पता चल जाएगा अगर उस पर्टिकुलर प्रोटीन की पूरी सीक्वेंसिंग हो रखी है, सो दैट हमें उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, तब तो ये n इक्वल टू क्या है ये हमें पता ही चल गया, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ली। एन टर्मिनल अमीनो एसिड और सी टर्मिनल अमीनो एसिड की बात कर ली। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है हमारी चेन का उसे एन टर्मिनल कहेंगे, तो लास्ट है उसे सी टर्मिनल कहेंगे। अब ये जो प्रोटीन की थ्रेड है डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर फोल्डिंग है बेटा, ठीक है, यहाँ पर फोल्डिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कुछ पोर्शन हेलिक्स में होते हैं। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलाइसिस आर ऑब्जर्व, राइट हैंडेड हेलाइसिस यानी कि कैसे, इस टाइप के, जैसे जो स्क्रू वाइज होता है ना, जैसे आप स्क्रू टाइट करते हो, स्क्रू आप जब टाइट करते हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे घुमाते हो, इस टाइप से घुमाते हो ना, यानी कि आप उसे क्लॉकवाइज घुमाते हो, है ना, यस सर, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो आप। तो जब आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो अपनी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप उस चीज को कैसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो आप ऐसे टाइप करोगे तो ये जो है राइट हैंड का आप ऐसे यूज करोगे, या तो अगर आप लेफ्ट हैंड का यूज करोगे तो वो इस टाइप से होगा। तो इसमें ये मतलब ज्योमेट्री वाइज ये कहा जाता है कि अगर वो आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या स्क्रू को जैसे टाइट करते हैं वैसे आप घुमा रहे हो, तो ये राइट हैंडेड ज्योमेट्री होती है, राइट हैंडेड पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे या स्क्रू को जैसे लूज करते हैं वैसे घुमाओगे तो लेफ्ट हैंडेड कहलाएगा, ठीक है। तो ओनली राइट हैंडेड, हमारे पास जो नेचुरली जो प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। अदर रीजन्स ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि हमने ऊपर कहा ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट एक सीक्वेंस होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है, पोजीशनिंग बताता है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल आपको इस टाइप से स्ट्रिंग जो है ये पता चल जाएगा ऐसे। जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के केस में अल्फा, ये देखो ए इन्होंने सेकेंडरी, हाँ देखो ए को इन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला है कि नहीं बोला, बोला है ना। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, देखो एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया जिसमें जस्ट आपको सीक्वेंस पता चलेगा कौन सा अमीनो एसिड कहां पर है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास दो होते हैं, तो अल्फा और बीटा क्या रखा है हमने, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होगा और बीटा प्लीटेड शीट होगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी से कैसे कैसे अलग है वो देख लीजिए आप। देखिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जिस टाइप के बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हमने CONH बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देन वी गॉट हियर अलोंग विद द पेप्टाइड बॉन्ड वी गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर फोल्डिंग का पैटर्न शुरू होता है, और ये फोल्डिंग जो है दो फॉर्म में होगी, एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लीटेड शीट, शीट के फॉर्म में होगा या हेलिक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसमें
हेलिक्स जो है, हेलिक्स तो इस टाइप का हो गया। शीट के फॉर्म में क्या होता है, यानी कि ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, ऐसे ही यहां पर भी एक एन टर्मिनल हो गया, सी टर्मिनल हो गया, फिर एक एन टर्मिनल हो गया, फिर सी टर्मिनल हो गया, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये इस टाइप की शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स हो सकता है, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, इनके बीच में हेलिक्स हेलाइसिस के जो ये कर्व्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे कि एक स्प्रिंग होती है। एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है अगर आप यहाँ से खींचोगे, इधर से खींचोगे, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में आ जाए, लेकिन अगर आपने इसको बीच बीच में यहाँ से किसी टाइप से बांध दिया है, तब आपको यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अल्फा हेलाइसिस ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कैसी बॉन्डिंग होगी बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी कि इस एन से लेकर सी तक एक मॉलिक्यूल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अल्फा हेलाइसिस में, जबकि यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर होगी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये जो हेलाइसिस हैं, ये जो हेलाइसिस हैं, ये एक तो हो गया टेलीफोन वायर इस टाइप का, लेकिन टेलीफोन वायर अपनी स्ट्रेट चेन में नहीं होता है, टेलीफोन वायर कैसे होता है, हेलिक्स में होता है। और कभी बार ऐसा होता है ना कि ये जो टेलीफोन वायर है, ये आपस में ही उलझ जाता है। यस सर। ठीक है, तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा यहां पर आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर लविंग ग्रुप नहीं है, वो आपस में एक साथ कंबाइन कर गए। ठीक है, प्लस जो आयनिक ग्रुप है वो आपस में एक साथ कंबाइन कर गए, प्लस जहां पर सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज बन सकता है, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, ये बन गया वहां पर। तो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है, प्लस एक पॉलीपेप्टाइड को वो फंक्शनल प्रोटीन बना देता है। जैसे जितने भी एंजाइम्स हैं, सभी एंजाइम्स अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाए जाते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यू नो दैट। तो ये जो एंजाइम्स है, ये फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, इनका टर्शियरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर हमारे पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ टर्शियरी लेवल हैं, ठीक है, तो दो अल्फा और दो बीटा, एग्जांपल मैं दे रहा हूं ये हीमोग्लोबिन का, अल्फा 2 बीटा 2 का स्ट्रक्चर, ये क्वार्टरनरी कहलाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि हमारे पास टर्शियरी लेवल के मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो आपस में कंबाइन कर गए हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो हॉलो बोलेन बॉल की तरह हो जाता है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, 3 डायमेंशनल व्यू होता है, एब्सोल्यूट नेसेसरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोटीन की। ये क्वेश्चन का पॉइंट भी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है प्रोटीन की किससे डिटरमाइन होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पर अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट आ जाएंगी, तो उसको आप कह दोगे कि ये हो गया क्वार्टरनरी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि दीज पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर या स्फीयर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट। डिफरेंट टाइप्स से हो सकते हैं, जैसे कि ये टर्शियरी लेवल की है एक पॉलीपेप्टाइड, ये टर्शियरी लेवल का दूसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच हो गया। ठीक है, और या हो सकता है कि
ये जो एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन, ये तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन, ये क्यूब लाइक फॉर्म में अरेंज हो गया, ठीक है, या प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो गया, कैसे भी। तो डिफरेंट इसकी वो है, क्या कहते हैं, फॉर्म्स हो सकती हैं क्वार्टरनरी लेवल की। हमारे पास कौन सा था, हीमोग्लोबिन वाला, जिसका क्यूब लाइक होता है। सो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स होती हैं, क्वार्टरनरी लेवल का वो स्ट्रक्चर है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। 2 अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ बीटा ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये 4 लेवल होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर सर। हाँ, नई एनसीईआरटी में थोड़ा डायग्राम भी दे रखे हैं। डायग्राम थोड़े से अलग है, और उसमें आप पहला डायग्राम देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला है, पहला डायग्राम देखो, है ना। उसमें क्या है, लीनियर सीक्वेंस है बेटा अमीनो एसिड्स का, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस है। वो जो ब्लू बनाए हुए हैं वो एक्चुअली उसको एक प्लेन बना दिया उन्होंने, है ना, उसको एक प्लेन बना दिया कि उस प्लेन में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंडरी में देखोगे तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड आपको दिख रहा है, ठीक है। हेलिक्स में देखो प्लेन कैसे हेलिक्स के फॉर्म में है, फिर बीटा प्लीटेड में प्लेन देखो किस टाइप से पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। फिर टर्शियरी में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड कहने का मतलब है उनका। तो टर्शियरी लेवल में अल्फा और बीटा दोनों ही पाए जाते हैं, टर्शियरी लेवल में अल्फा और बीटा दोनों ही पाए जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी लेवल का स्ट्रक्चर अगर किसी भी प्रोटीन का है तो ही उसको टर्शियरी में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और टर्शियरी के बहुत सारे अगर हमारे पास आ जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वार्टरनरी लेवल, ठीक है ना। yes, ओके इसके बाद देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, वाटर मॉइटी हट जाती है। फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कैसे बनता है, OH, यहां पर बाकी सारी ग्रुप्स होंगे और प्लस ऐसे ही यहां पर भी होगा OH, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजन रिच। ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हुआ यहाँ पर, H यहां से OH यहां से, या H यहां से OH यहां से, कैसे भी ये रिमूव हो गया और ऑक्सीजन ब्रिज बन गया है। पर ऑक्सीजन रहा ना, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ से इस कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी इस कार्बन से सेटिस्फाई होगी, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं, बाकी सब जगह वही होगा जो जनरली होता है, HOH CH2OH। वो मैंने नहीं बनाया है, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताना है यहाँ पे, इसलिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बता दिया यहाँ पर। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड में बता रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये रहा एडेनिन, ये है हमारे पास डीऑक्सी शुगर, H है यहाँ पर। अच्छा, अब ये क्या है बेटा, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड में अभी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा H3PO4। ये जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2OPO OH एडेनिन। अब ये क्या बन गया बेटा, एडिनाइलिक एसिड। इज दिस क्लियर? यहां पर भी वाटर का रिमूवल हुआ है, यहां पर भी वाटर का रिमूवल हुआ है। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। हाँ सर। अब देखिए, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और एडेनिन, प्लस एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और ग्वानिन मान लो। तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट शुगर और फॉस्फेट शुगर की बैकबोन बन गई, और यहां पर इनर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हुए नाइट्रोजनस बेस बन गए।
तो इसके बीच में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दीज आर द टू न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो मॉलिक्यूल बना है ये क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और इसी टाइप से, सेम टाइप से क्या बन जाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये जो एस और शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसको अब हम और थोड़ा डीपली देख रहे हैं। यहां पर क्या होगा, देखो बेटा, फॉस्फो एस्टर, दिस इज अ फॉस्फो एस्टर, ये आर है पूरा दिस पोर्शन, और ये ओ है बीच में ये वाला, और ये है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये ऑलरेडी एक क्या बना हुआ है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है, और ऊपर ये वाला कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, ये OH और ये H, ये, ठीक है, ये होगा रिमूव हो गया। अब क्या हो गया, ऊपर बन गया, ऊपर ये एज इट इज है OCH2 एडेनिन, और यहां क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये इस कार्बन से ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगा, ये रहा, प्लस P O OH O CH2 ये बात क्लियर हुई, ठीक है। वाटर रिमूव हो गया, और ये जो O था इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये रहा, ठीक है। तो अब एक फॉस्फो एस्टर यहाँ है और एक फॉस्फो एस्टर यहाँ है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ये रहा हमारा। इस फॉस्फेट ग्रुप ने ऑक्सीजन की हेल्प से एक एल्काइल से यहां बना रखा है, और इस ऑक्सीजन की हेल्प से एक एल्काइल से यहां बना रखा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसको हम एल्काइल मान लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को ही, पूरे न्यूक्लियोसाइड है, इसको एक ग्रुप मान लेते हैं आर, इस ऊपर वाले को पूरे को एक ग्रुप मान लेते हैं आर, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, इसको सी मान लो, तो आर सी ओ, एक ओ ये रहा, एक ओ ये रहा, आर सी ओ पी ओ आर, ठीक है। तो RCOR क्या होता है बेटा, एस्टर, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से एक इधर और एक इधर बन रखा है बॉन्ड, तो इसको फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोल दोगे आप। ये बात क्लियर हो रही है, इतना हायर मतलब वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन मतलब अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ सर आ गया जी सर। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ये हो गया हमारा। तो यहां पर इसी चीज को बताया गया है, यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। शुगर सर इन्होंने 3 और 5 का क्या बोला हुआ, अब वो अभी हम पढ़ेंगे, अभी आएगा। जी सर। पहले तो डाइमर बना लिया, अब जब ये पॉलीमर बनेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे हम मोनोमर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं इसको, जैसे कि जब हमने मोनोसेक्राइड हम पढ़ते हैं तो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का फंडा हम चाहें तो मोनोमर से शुरू कर दें, है ना। मोनोमर से भी हम पोलैरिटी का फंडा शुरू कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो पॉलीमर बनाने के बाद हम पोलैरिटी का फंडा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर फिर एडेनिन लगा, इस टाइप से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गई। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, फिर सबसे नीचे वाला बनाऊंगा। तो यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये CH2 O P O OH OH,
तो यहाँ पर मैं देखूं अगर, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा कार्बन ये। अब ये जो पांचवा कार्बन है इसमें फॉस्फो एस्टर तो बना रखा है लेकिन फॉस्फो डाइएस्टर नहीं बना रखा। यस और नो? बताइए बताइए बताइए। यहाँ पर फॉस्फो एस्टर है ना, देखो फॉस्फो है और ये एस्टर बॉन्ड है। यस सर। तो ये फॉस्फो एस्टर है, फॉस्फो डाइएस्टर नहीं है। यानी कि जो अपर मोस्ट है, अपर मोस्ट जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसका जो पांचवा कार्बन है वो फ्री है, उसने ऊपर किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। ऐसे ही जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, इस टाइप से बनता चलाएगा। तो सबसे नीचे वाला जो होगा उसमें देखो इसका जो तीसरा कार्बन है, अभी ऊपर देखो हमने तीसरे कार्बन से ही तो बनाया था, ये देखो 1 2 3। सो इसका जो तीसरा कार्बन है इसके 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, कह सकते हैं जी। जबकि यहाँ पर कैसा है, सबसे नीचे वाला, इस शुगर की बात कर रहा हूँ, इसमें 1 2 3, इसका जो थर्ड कार्बन है ये फर्दर किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक एंड कहलाता है 5' और सबसे नीचे वाला एंड कहलाता है 3'। हाँ सर, जी सर। अब ऐसे दो स्ट्रैंड अगर हमें मिल जाएं, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर हो, ठीक है, और यहाँ पर एडेनिन आ गया, यहाँ पे ग्वानिन कर लो, यहाँ पे साइटोसिन कर लो, और दूसरा हमारे पास एक आ जाए जो नीचे से शुरू हो, यानी कि फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पर साइटोसिन होगा और यहाँ पे ग्वानिन होगा। तो एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डॉटेड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, यहाँ पर हम ऐसे डॉटेड नहीं बनाते, जनरली ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट नहीं है। तो आप ये देखोगे कि एक तो हमारे पास 5' से 3' वाला स्ट्रक्चर आ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और ये भी ऐसा ही है, 5' से फॉस्फोरस इसका नीचे है ना, फॉस्फेट नीचे है, तो 5' और 3', ठीक है। अब बात यह है, केवल बात यह कि ये ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हेलिक्स बना लेते हैं। ये 5' है, ये 3' और ये 5' है और ये 3', और इसके बीच में हम इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं। ये यहां से शुरू हुआ, कंप्लीट होकर जब यहां आएगा तो इसका एक टर्न हो गया, और ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये इसका डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कितने हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, ठीक है, तो 10 मान लो, अब इसको 10 है। तो यहां से लेकर यहां तक जो एक टर्न है, इसके एक टर्न में 10 बेस पेयर्स, और जो 2 कॉन्सेक्यूटिव वो हैं स्टेप्स हैं, यानी कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस वो क्या हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसी को नैनोमीटर में लिखोगे तो 3.4 नैनोमीटर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 0.1 नैनोमीटर का होगा, ठीक है। तो 3.4 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, 0.34, है ना। यस सर। हाँ जी सर, आ गया सर, आ रहा है। तो इस टाइप से द राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो नैनोमीटर में 0.34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता दिया, 3 होते हैं और 2 होते हैं। फिर हर असेंट पे, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो ना, तो जो एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस है, वो कितना आप राइज किए,
ठीक है, आप एक सर्कुलर टाइप की जो सीढ़ी है ना उसमें चढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें जब आप एक बार, भाई जब आप सुनिए, जब आप इस टाइप की कोई सीढ़ी बनी हुई है और उस पर चढ़ते हो तो एक्चुअली आप केवल राइज नहीं कर रहे हो, आप टर्न भी कर रहे हो, फिर थोड़ा टर्न कर रहे हो, फिर थोड़ा टर्न कर रहे हो, ठीक है। तो अगर 10 स्टेप के बाद आपने जहां से शुरू किया था आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी हर स्टेप पे आपने कितना टर्न किया, 36 डिग्री, 36 किया, 36 किया, 36, 36 किया, 10 बार आपने टर्न किया, यानी कि 360 टर्न कर लिया आपने, ठीक है। यानी हर राइज ऑफ बेस पेयर पे आपने 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस या 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, प्लस 36 डिग्री एंगल कवर किया, ठीक है ना। राइज पर बेस पेयर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइज पर तो बेस, सर हाँ एक मिनट, राइज कह रहा हूँ, राइज पर बेस पेयर इज 36 डिग्री एंड टर्न कह रहे हैं हम अगर, है ना, कि टर्न पर बेस पेयर है 36 डिग्री और राइज पर बेस पेयर है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ जी पूछिए। सर यही पूछ रहा था कि राइज पर बेस पेयर किसे लिखेंगे, 36 को या उसको? टर्न पर बेस पेयर आप लिखोगे 36 डिग्री और राइज पर बेस पेयर लिखोगे 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपने क्या पढ़ लिया कि भाई शुगर फॉस्फेट की तो बैकबोन होती है, बाकी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये इनवर्ट होते हैं और एक्चुअली यही क्या बनाते हैं, लैडर के जो स्टेप्स हैं, लैडर के जो स्टेप्स हैं ये बनाते हैं और लैडर की जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट बनती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वाटसन एंड crick मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों, अगेन क्यों सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के अलावा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, बस और कुछ नहीं है, तो एक लेवल ऊपर है, ठीक है। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए ये होता है जिसमें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होती है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मोर और लेस परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप लर्न कर लो, 3 डायमेंशनली इसका समझने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कभी लर्न कर लो आप, ठीक है, कि इनसाइड होते हैं और मोर और लेस परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जैसे हमने शुगर और फॉस्फेट इस टाइप से बनाया, फिर शुगर फॉस्फेट इस टाइप से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है उसका जो एंगल है ये वाला, ये मोर और लेस 90 डिग्री होता है, ये कहने की बात, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब A will combine with T and G with C, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज क्या क्या चीजें की हैं वो हम देख लेते हैं। सैकराइड, पॉलीसैकराइड से शुरू किया हमने कि एसिड इंसॉल्युबल पोर्शन में मिलते हैं और होमोपॉलीसैकराइड, हेटेरोपॉलीसैकराइड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी हमने देख ली, काइटिन कॉम्प्लेक्स में आएगा, होमो में ही आएगा, यहाँ पर एक करेक्शन है नहीं एनसीईआरटी में, और काइटिन वाला, और हिपेरिन, हेलोरोनिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकराइड ये यहाँ पे हमने चार्ट में एडिशन कर दिया जस्ट। फिर सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन की बात हो गई, इनुलिन की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। रिड्यूसिंग एंड वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग एंड की बात हो गई, आयोडीन टेस्ट की बात करते हुए फिर हम आ गए न्यूक्लिक एसिड में, जिसमें कि पहले वाले लेक्चर में हमने एक्चुअली सारी चीजें पढ़ ली थी, तो ये इसमें कुछ ज्यादा लर्न वाला नहीं हुआ कंटेंट। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ ली थी, वही सब है। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये जरूर हमने यहाँ पर एक नई चीज पढ़ी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमने देखा कि किस टाइप से हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं और 4 लेवल का इनका होगा स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी में अमीनो एसिड सीक्वेंस या पोजीशन की बात होती है, सेकेंडरी में हेलिक्स या बीटा प्लेटेड की बात होती है, टर्शियरी में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह भी आ जाते हैं, डाइसल्फाइड और आयनिक, और क्वाटरनरी में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है जो कि क्यूब, प्लेट और स्ट्रिंग के फॉर्म में अरेंज होकर अपना फंक्शन करेगी। एग्जांपल हीमोग्लोबिन बहुत ही खास हमने यहाँ पर पढ़ा, अल्फा 2 बीटा 2 की कंपोजिशन में। नेचर ऑफ बॉन्ड में हमने फिर पढ़ लिया पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था हमने, ग्लाइकोसिडिक यहाँ पर हमने पढ़ लिया यहाँ पर, और फॉस्फोडाइएस्टर,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होता है। पहले सिंपली पढ़ लिया कि एक न्यूक्लियोटाइड में जब एक न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो एडिनाइलिक एसिड कैसे बनेगा। फिर हमने दो न्यूक्लियोटाइड को सिंबॉलिकली फॉस्फेट, शुगर और एडेनिन करके हमने देखा डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिमिलरली बन जाएगा, यानी कि शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इन्वॉल्व होती है, ना कि शुगर, ना कि नाइट्रोजनस बेस। फिर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड दोनों तरफ बना होता है ऑलरेडी, फॉस्फोडाइस्टर बन जाता है जब दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन कर जाते हैं। और इसी टाइप से फिर 5' और 3' को हमने समझा, और फिर डीएनए के डायमेंशंस को हमने देखा, हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड crick का था वो हमने देखा। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इनटू पॉलीमर वो हम देख चुके हैं, और जो एक ह्यूज पोर्शन होता है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो 12 इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं, 12 में से 8 टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। अभी जो 9, 10, 11 टॉपिक है ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को ही समझाने वाला टॉपिक है, ठीक है। और जो तीसरा है सेक्शन एंजाइम वाला, वो अकेला ही काफी बड़ा है एंजाइम, इसलिए पूरा चैप्टर मिलके 2 बनाते हैं, एंजाइम अकेला जो है तीसरा पोर्शन बनाता है जो हम डिवाइड करके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग और द लिविंग स्टेट, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर हम एंजाइम को ज्वाइन करेंगे। ओके।